काम करें, लेकिन देश के आम नागरिक को जिसकी ये खतरा समझ में आ गया है कि एक तो इस्लामिक जिहाद और एक नास्तिक वामपंथी जिहाद, इनका जो गठजोड़ है, ये तो भारत के अंदर भारत की संसद को, भारत की पुलिस को, भारत की सरकारों को एक तरीके से हिला के रखे हुए है। तो ये उस आम नागरिक को क्या करना चाहिए? आम नागरिक को ये समझना चाहिए कि जब आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं या बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो पाकिस्तान से होकर गुजर रही है, BRI या CPEC, जब उसकी बात करते हैं तो आप केवल वो टेरिटोरियल एम्ब्रेस या वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात नहीं करते हैं। एब्सोल्युटली। अगर दोनों का टेरिटोरियल एम्ब्रेस हुआ है या स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुआ है तो जिहादिज्म और माओइज्म का भी गठजोड़ हुआ है। आप समझ रहे हैं? अच्छा, इन दोनों का आप जो गठजोड़ करें, ये निकाह है या निकाह मुता है? अब ये इस गठजोड़ में आप देखें तो उसका उदाहरण आपने सबसे पहले देखा, आपने JNU में देखा। साहब यूं ही मत समझ लीजिए कि चंद छात्र वहां खड़े हो गए और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उन्होंने जानबूझ के ये नारा दिया, वो उसी जिहादिज्म और कम्युनिज्म, यानी कि जो चाइनीज और पाकिस्तान फ्रंटियर है, इट हैड ट्रैवल्ड ऑल द वे इनटू JNU। वहां तो आप उम्मीद करते हैं कि आपके जवान जिहादिज्म से लड़ते हुए और कम्युनिज्म से लड़ते हुए अपनी जान देंगे। अभी 50 डिग्री सेंटीग्रेड में वहाँ पे डिप्लॉयड रहेंगे, लेकिन ये JNU में जो ये चाइना और पाकिस्तान का जो जिहादिज्म माओइज्म है, उसके खिलाफ कौन लड़ेगा? आपने कुछ नहीं किया। आप यहाँ कहते हो कि नहीं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। तो अगर यही डेमोक्रेसी का हिस्सा का अगर लॉजिक लेके हमारे जवान चलें तो कहां आपका देश होगा? इसका कभी आपने वो सोचा है? आपने वहां पर रोका नहीं इनको। इसका क्या मतलब है साहब? केस चल रहे हैं, रोज बहस हो रहे हैं, उस पर ये हो रहा है, वकील अपना दलील दिए जा रहे हैं, जज साहब जज साहिबा उसको पोस्टपोन किए जा रहे हैं। वो क्या है, वो उमर खालिद जो है वो हीरो की तरह जा रहा है, कोर्ट में आ रहा है, कोर्ट में अब अंदर गया है। और क्योंकि आपने उसको नहीं रोका, इसीलिए शाहीन बाग हुआ। और शाहीन बाग में ये तमाम जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जिहादिज्म, उसकी कई, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर ये मुस्लिम लीग और चाइना स्पॉन्सर्ड कम्युनिज्म, ये पूरा का पूरा ये तत्व यहाँ पे इकट्ठा था। ये पूरा का पूरा तत्व वहाँ पे इकट्ठा था। इसके खिलाफ कौन लड़ेगा? मैं वही बात कर रहा हूँ सर, कि मुझे याद है कि विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी कंसर्न, मैं और आप दोनों बेगूसराय गए थे। वहाँ कौन जीतना था हमारा शायद मतलब नहीं था, लेकिन आपने मिलके उस आदमी को जो भारत तेरे टुकड़े कर रहे हैं, उसको सबने टिकट दिया। उसमें मुसलमान भी साथ थे, उसमें जिहादी भी साथ थे, उसमें लेफ्टिस्ट भी साथ थे, उसमें और पार्टियों का भी आदान प्रदान था। तो आपने हरा दिया उसको, वो हार गया। लेकिन क्या ये ताकतें दोबारा दूसरी ताकत से बाहर नहीं आएंगी? क्या मुझे बताइए कि खालिद उमर के सिलसिले में दुनिया के 200 लोगों ने सिग्नेचर किए। सर एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए दुनिया में हर कंट्री की अपना जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। बात मानेंगे आप इसकी? आपका एक जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट था। वो जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट जब विशिएट हुआ तो मैं जैसा कहता हूं कि मजहब भारी पड़ा और मुल्क के दो टुकड़े हो गए। ठीक है ना? एक जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट था। वेस्ट एशिया में शेख डोम्स हैं,
शिया सुन्नी राइवलरी है, इजराइल एक बड़ा फैक्टर है, वो एक जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। उसी तरीके से यूरोप का एक अपना जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, ब्रिटेन का अपना एक जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। अब ये पता नहीं, आप चाहे आप ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ले लें, आप तमाम सिंगापुर, मलेशिया, ये जितने कंट्री, उनके अलग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। ये कौन सी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप बात कर रहे हो? किस कंट्री वाला? आप मुझे बताएं ना, कौन सी कंट्री वाला? मलेशिया वाला मॉडल, सिंगापुर वाला मॉडल, सऊदी अरेबिया वाला मॉडल, कहां का मॉडल बताइए आप? रशिया वाला मॉडल, चाइना वाला मॉडल, तियानमेन स्क्वायर, सब लोग को पता है। ये क्या लोग हमारे यहां ये एक अलग डिस्कोर्स चला सके साहब? आप बैठे हुए हैं यहां के कोर्ट्स में और आप दुहाई दे रहे हैं ब्रिटेन का, जो कि खुद ही मतलब वो तो खुद चाइना का बायोलॉजिकल वॉरफेयर का शिकार बन चुका है। ये जो सेकंड जो आया ना, ये जो सेकंड अटैक आया है कोविड का, ये जान लीजिए ये सिर्फ इसलिए चाइना ने अनलीश किया है क्योंकि ब्रिटेन ने अभी अपना वो एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ, वहाँ HMS एलिजाबेथ वहाँ पे डिप्लॉय किया था, अब किया है अभी। वो ठीक सिर्फ उसी के लिए ये है। लेकिन आप देखें ना कि इसी कारण से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की विजिट भारत की कैंसिल हो गई। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं इतने उस पे मैं गहराई में मैं नहीं जाना चाहता कि क्या भी सिचुएशन है वो इंडो पैसिफिक रीजन में या चाइना के ईस्टर्न कोस्ट पे, लेकिन चाइनीज की तो उनकी दम निकल रही है वहां पे। तेवर आप देखिए, ताइवान के तेवर, जापान के तेवर, साउथ कोरिया, तो उसने ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर अनलीश किया। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग ये इनको ये समझ क्या सॉरी ये मुंह से एक गंदा वर्ड निकल रहा था, ग्रेट ब्रिटेन नहीं, ब्रिटेन क्या करूं, हम भी ये शिक्षा व्यवस्था के हम भी शिकार हो गए हैं। ब्रिटेन की आप दुहाई देते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की। क्या ब्रिटेन को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था? क्या हमने उनको ट्रांसफर ऑफ पावर किया था कि ना उन्होंने किया था? क्या ब्रिटेन हमारा गुलाम था? और आप सडनली 47 के बाद आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और वो जैसे जैसे ब्रिटेन और फ्रांस से अपने आप को कंपेयर करते हैं, आप कंपेयर करते हैं उनसे, और आपके जो नेबर्स जो हैं, आपका जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो डिटरमिन होता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना है, चाइना, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, उससे गवर्न होता है। वहां तो मुंह खोलते ही गर्दन काट देते हैं, तो वहां वही मैं कह रहा हूं। These are the people who are making your third front weak. These are the people who are making third front weak. और माननीय जितने हमारे राजनेता हैं और जो हमारे न्यायपालिका है, उससे मैं पूछना चाहता हूं कि ये थर्ड फ्रंट की लड़ाई कौन लड़ेगा? -50 में जिहादिज्म फाइट कर रहा है लोग कश्मीर में, -50 में वहां भी कर रहा है लद्दाख में, लेकिन ये हिंदुस्तान में जब आप अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए हैं तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? मुझे ये बताइए आप। सर मुझे मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात है, लेकिन इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ न्यायपालिका चलाते हैं, उनका जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि किसी भी जज साहब की सैलरी इनकम टैक्स नहीं उन पर लागू होता, वो इनकम टैक्स नहीं देते। उनका एक क्लोजरियम बना हुआ है, भारत सरकार ने वो एक फंड देते हैं, वो कहते हैं साहब हमें सरकार फंड नहीं देती, हमारा तो अलग से फंड मिला हुआ है। उनके बैंक की कोई जानकारी लीक नहीं होती, उनके बैंक का कोई कहाँ से पैसा आएगा वो होते ही नहीं, ये बना हुआ है। अब आप मुझे बताइए, हर छोटी छोटी चीज़ पर इस देश में जब संसद ने कोई बिल पास कर दिया है, संसद इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ द लोकसभा इन डेमोक्रेसी, हाउ कोर्ट कम इनटू द पिक्चर कि वो हर बात में आकर अड़ंगा लगाएगी और कहेगी कि साहब इस आंदोलन को ऐसा करिए वैसा करिए। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कभी कभी मुझे लगता है कि सत्ता के जो अंग हैं, डेमोक्रेसी के जो अंग हैं, वही आपके भारत के राष्ट्र के खिलाफ नजर आते हैं। क्या किसी को मतलब टेक्निकल तरीके से तय होगा?
कि तिब्बत से कैसे संबंध रखो, पाकिस्तान से कैसे संबंध रखो, एक टेररिस्ट पकड़ लिया जाता है तो भी हम उसके बारे में इतना। तो ये जो व्यवस्था के अंग हैं, यही मुझे कभी कभी लगता है कि राज सत्ता के लिए एक बाधा बनते हैं, एक सवाल खड़ा करते हैं। आप मुझे बताइए ना कि खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है हमने इंदिरा गांधी को ठोंक दिया, हम इसे भी ठोंक देंगे। आप कनाडा का आदमी आपके बारे में बोल रहा है, कोई बाहर से पैसा आ रहा है। तो मेरा कहने का सेंस है कि आज सरकार ने पूछा, जब कोर्ट में बहस हुई है तो कहा ना उन्होंने कि बाहर से फंडिंग हो रही है, तो आपके अटॉर्नी जनरल ने माना। लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट ने फैसला तो ऐसा दिया ना, आप स्टेट को वीक करना चाहते हैं, आप राज सत्ता को वीक करना चाहते हैं, तो फिर आप ही राज सत्ता में बैठिए। आप काला कोट पहन करके राज सत्ता चलना चाहते हैं। पहली बात कि ये ठोकने वोकने वाली बात जो है ना, मैं फिर से कहता हूं, और जो लोग ये कह रहे हैं ठोकने का, अगर ये भारत है आपकी, आपको यहाँ इज्जत मिल रही है, आपसे मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, मैं यही बात कर रहा हूँ। मैं ये जो खालिस्तानीज और जो खालिस्तानी माइंडेड लोग जो हैं, मैं अपनी बातें मिन्स नहीं करता, उनको मैं कह रहा हूँ कि ये भारत है कि आपको इज्जत मिल रही है इतनी, क्योंकि आपको हम अपने समझते हैं, अपना भाई समझते हैं। और इज्जत का एक ये कारण है क्योंकि आप उसी ऐतिहासिक सनातन संस्कृति के आप प्रोडक्ट हो। दुनिया में आपको कोई इज्जत नहीं देगा। आप एक यूरोपियन से पूछिए जाके, जहां पर ये खालिस्तान के बहुत बड़े हीरो बने हुए हैं और काम मंत्री बने हुए हैं, और वो गंदा सा मंत्री अपनी गंदी सी शक्ल लेके यहां पे आया इस किसान आंदोलन में। वो गंदा सा मंत्री, वो गंदी सी शक्ल लेके यहां पे बैठा, इन लोगों ने बैठाया, शाहीन बाग के लोगों को बिठाया, शर्जील इमाम की रिहाई की बात की। वो गंदा सा लॉयर, वो गंदा सा लॉयर, 1 रुपये उसको फाइन देनी थी, उस पर भी आपने उसका रवैया देखा, उसको आपने बिठाया। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि कोई इस भुलावे में ना रहे कि भाई देखिए, हम ये तो बात हमने कहा है कि ये सनातन धर्म है, इसमें से मजहब निकलते रहते हैं। कल फिर कोई पैदा होगा जो कहेगा मैं पैगंबर हूँ, कल फिर मैं कोई। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर तो हमारे लिए जितने हमारे सिख गुरु हैं, हम तो उनको भगवान मानते हैं साहब। और मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, मैंने बहुत पढ़ा हुआ है। I know. मैंने आज तक पुष्पेंद्र जी, मैंने जो भी मैंने पढ़ा है, जो सिख स्क्रिप्चर्स हैं, गुरु ग्रंथ साहब से लेके और उसके जितने शब्द सुने हैं, मैं आपको कहता हूं कि मैं एक भी ऐसा श्लोक या एक भी वाणी मैंने ऐसी नहीं सुनी हो जो कि दिल को सुकून न पहुंचाया। लेकिन ये गुरुओं के भी भक्त नहीं है अपने, ये गुरुओं के नहीं हुए। अरे जो हिंदुस्तान का नहीं हुआ वो गुरु का क्या होगा ये। हाँ, जिनका। और हम तो फिर भी, हमारे लिए तो गुरु गोविंद सिंह साहब पूजनीय है, गुरु नानक जी महाराज पूजनीय है। अरे कनाडा का वो गंदा सा अंग्रेज, उससे जाके बोलो कि वो गुरु ग्रंथ साहब क्या करता है। वो बोले व्हाट गुरु ग्रंथ साहिब, हु वाज गुरु गोविंद सिंह, और तुम हमको यहां पर धमकी दे रहे हो। हमको धमकी दे रहे हो। अगर आप भारत की संस्कृति नहीं जानते हो तो आप एक अच्छे सिख भी नहीं हो सकते हो। तो ये धमकी देना, मैं ठोक दूंगा। अरे देखो, ऐसा है कि अंग्रेजों ने, आपको मालूम है 1860 के टाइम में ये आर्म्स एक्ट बनाया और पूरे हमारे जो हिंदू समाज है उसको मतलब इन्होंने डीवेपनाइज कर दिया, डिसआर्म कर दिया। और इस बात का जिक्र जसवंत सिंह साहब ने लिखा है। वो कह रहे थे, एक बार मैं जा रहा था कहीं पे, तो उनकी उस समय वो राजनीति में बहुत तब तक सक्रिय हो चुके थे, तो उनकी
कहते मेरी माता जी हमेशा हमसे पूछती, बेटा सब सामान रख लिया, हथियार रख लिया? ये जसवंत सिंह साहब ने ये लिखा है कि हथियार रख लिया, सारा सामान रख लिया। हमारे यहां डीवेपनाइज कर दिया गया। डिवाइड एंड रूल की उनकी चाल थी, आपने देखा यहाँ पे। तो इनको चलो, जो सिख मजहब के जो अनुयायी हैं उनको बोला गया भाई कि गुरुओं मतलब जो आखिरी गुरु हैं उनके आदेश अनुसार इतनी बड़ा तलवार और ये वो आपको ये अलाउड है। और हमारे यहाँ कुछ है कि 4 इंच से आप ज़्यादा वो नहीं ले सकते और वो नहीं रह सकते। तो तुमको अगर संविधान ने प्यार और मोहब्बत और इज्जत से कोई एक पवित्र काम के लिए दिया, उस और वो तलवार लेके तुम हमको डराते हो, उससे तुम अपवित्र काम कर रहे हो यार। और तुम क्या सोचते हो? एक और बात कह देता हूं, और ये बात हो चली जानी चाहिए कि इस आजाद भारत में जो रिपब्लिक डे है हमारा, ये सबसे पवित्र कार्यक्रम है। जितने कॉन्टिजेंट्स निकलते हैं, जितनी झांकियां होती हैं, वो मंदिर का दर्शन है। और अगर हमारे मंदिर को अगर छेड़ा, चाहे वो जिहादी हो, चाहे माओवादी हो या कोई हो, याद रखना जंग होगी, खून बहेगा, देखते हैं तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारे बाप की क्या औकात है कि तुम यहां पर तुम धमकी दे रहे हो कि हम परेड नहीं होने देंगे। तुम हो कौन जो इसके पहले वो मफलर वाला, हाँ वो आजकल वो मफलर वाले ने किया था, अब ये हीरो बन रहे हैं यहाँ पे। वो भी उपवास रख रहा है। साहब मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि अगर ये किसी ने इसको ये रोकने की कोशिश की, जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जहां पे हम अपने देश की शक्ति को दिखाते हैं, नहीं 26 जनवरी परेड तो और है ही। इसको अगर धमकी, अगर तुमने नुकसान पहुंचाने के लिए तो तलवार से तलवार लगा के फिर हम देखेंगे कि हमारी तलवार कितने इंच की होती है। धमकी दे रहे हो। इसमें तो एक और बात है कि परेड तो है ही, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान, तुम संविधान अरे जाके करना है तो जाके कनाडा का परेड वो करो ना। पता नहीं परेड करते भी है कि नहीं। जाके मैंने इनके ऑफिसर से कहीं मिला हूं कनाडा का, और उनकी भी शक्ति मैं जानता हूं। मेरे साथ कुछ ने कोर्स भी किया हुआ है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है यूएन मिशन। आज तक कनाडा ने अभी मॉडर्न उसमें कभी कोई जंग नहीं लड़ा है। और जो आईएसएफ था ना, ये नाटो वेटो, इनका कंट्रीब्यूशन रहता 5 सोल्जर 7 सोल्जर, ठीक है। उसमें भी एक मारा जाए तो इनके यहाँ मतलब 2 साल तक मातम होता है। तो जाके उनके लिए लड़ो ना। ये क्या हमारे यहाँ क्या तलवारबाजी करते हो? हम तो भाई तलवार नहीं, अगर तलवार से तलवार टकरा देंगे, जरूरत पड़े तो भाला भी निकाल लेंगे। लेकिन ये मतलब तुम भारत राष्ट्र को चैलेंज करने लगे, भारत राष्ट्र की आस्थाओं को, सरोकारों को आप चैलेंज करने लगे। दिस नॉट कैन बी एक्सेप्टेबल सर।